सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। देखिए, कुछ बातें मैं कर रहा था। हर रोज़ एक एक बात मैं आपको बताता चल जाऊंगा। एक बात मुझे आप सभी से कहनी है, निवेदन है कि जिन लोगों को अस्थमा है वो उन पहले भी मैंने कहा था कि जैसे हमको सुबह का योगा करना है तो वो सूर्योदय और मतलब उसके पहले कुछ समय और बाद में कुछ समय, तो कुछ सूर्य प्रकाश जो है सुबह का हमारे शरीर पे होना ही चाहिए। उसको विटामिन डी मिलता है अपन को बहुत, और वो विटामिन डी जो हम कैल्शियम के स्रोत, मतलब फ्रूट्स, कैल्शियम बढ़ने के लिए जैसे फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, तो उनको कैल्शियम में कन्वर्ट करने के लिए ये विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे मुझे अस्थमा वालों के लिए कहना है, सर्दी के दिन आ गए हैं और सर्दी के दिनों में अस्थमा वाले जो लोग हैं उनको सर्दी में और बदल का मौसम जो है उनमें विशेष तौर पे परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे सर्दी के दिनों में ख़ास तौर पे हमारे उत्तर भारत में और कभी कभी इधर भी सुबह सुबह के समय में बहुत कोहरा होता है, और वो कोहरा जो है वो अस्थमा वालों के लिए बहुत बाधक है। तो सूर्य प्रकाश जब सूर्योदय होता है तो कुछ देर में वो कोहरा छट जाता है। तो जिनको अस्थमा है, चाहे उनको घूमना हो, चाहे योगा करना हो, उन लोगों को ये सावधानी बरतनी है कि ये कोहरे के मौसम में, मतलब कोहरा जब तक है तब तक घर से बाहर नहीं निकले या योगा नहीं करे। क्यों? उसी कोहरा जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। सूर्य प्रकाश जब गिर जाए तो कोहरा छट जाए तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और दोनों लाभ हो जाएंगे। तो उनके लिए खाली सावधानी बरतनी है जिनको अस्थमा है। बरसात के दिनों में भी जब सूर्य प्रकाश नहीं हो तो उनको थोड़ा सा तसल्ली से घर से बाहर निकलना है, और जब सूर्य प्रकाश आ जाए तो और फिर सावधानी रखनी है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करना है। घर में भी करो तो बहुत आसानी से, जिससे अपनी सांस भरे नहीं तो आपको लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। जहाँ भी आप अपने सांस लेने में कंफर्टेबल महसूस न करें, वहाँ आप अपने योगा को और सारी व्यायाम के एक्सरसाइज को रोक दीजिए। ये बात मैं ख़ास तौर पे अस्थमा वालों के लिए कह रहा हूँ। उनको ये सावधानी ज़रूर बरतनी है। दूसरी बात है, सर्दी के दिन चल रहे हैं, इन दिनों हमको तेल मर्दन जो मैंने बताया था उसको बहुत ही ध्यान से करना है। उसके बिना घर से बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑयल की मात्रा कम हो जाती है, जिसलिए हमारा शरीर फट जाता है। तो तेल का मालिश, तेल मर्दन, जिसको अभ्यंग स्नान कहते हैं, तो उस तेल का मतलब जो मालिश है हमको ज़रूर करके निकलना है। उसके बिना सर्दी के दिनों में निकलना ही नहीं है। बेहतर हो 12 महीने करे, नहीं तो कम से कम सर्दी के दिनों में तो इसको करना ही। तीसरी बात मैंने बताई थी, 2 टैबलेट आपको बताई थी। एक है नीम की पत्तियाँ, कोपल जो है कोमल लाल लाल, और एक तुलसी के पत्ते जो हमारे घर में फ्री में ही रहते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी होती है या कुंडी में होती है, तो वो 2 आपके लिए टैबलेट्स है, बहुत अच्छी टैबलेट्स है। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि सर्दी के दिनों में आसानी से उपलब्ध होने वाला आंवला, आपको मालूम है विटामिन सी जो है हमको सारी बीमारियों से दूर रखता है। और ये आंवला जो है कुदरत ने हमारे लिए बहुत बड़ा टॉनिक बख्श दिया है फ्री में। मतलब जो आंवले का पेड़ है, आंवले की पूजा क्यों, मतलब करने की पद्धति जिससे हमको कुछ लाभ हो। तो आंवला जो कहते हैं कि ऋषि महात्माओं ने तो ये कहा है कि जो प्रतिदिन एक आंवला खाए तो उसको वार्धक्य कभी नहीं आए। वार्धक्य मतलब आपको ये 25 जैसा महसूस नहीं करोगे, मतलब इसका मतलब है कि उसको कभी भी कोई बीमारियां नहीं होगी। और आप देखते हैं च्यवनप्राश में 70% 75% आंवला का गूदा होता है, बाकी दूसरी दवाएं होती। तो ये आंवला इतनी काम की चीज़ है, तो उसको चाहे, और आंवले में एक खासियत जो है, दूसरे जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो उनको पकाओ करो, ये करो, तो उसमें
उसमें मात्रा कम ज़्यादा होती है या उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। मगर आंवले को सुखाओ, आपको होगे कि 12 महीने तो नहीं मिलता आंवला, तो जितना ताज़ा खाओ तो फ़ायदा ही है, मगर नहीं मिलता है तो मत मिलने दो। आंवले को तो आप 12 महीने काम लो। कैसे? तो कहते हैं आंवले में ये गुणधर्म है, और सभी खट्टे पदार्थ जितने हैं विटामिन सी वाले, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन आंवला में पाया जाता है। और प्रतिदिन जो एक आंवला खाएगा तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। यहाँ हेडगेवार हॉस्पिटल है, और वहाँ पे हमारे मित्र सदानंद जी देशपांडे वहाँ सेवाव्रती के रूप में जाते हैं। वो हमेशा बताते हैं कि वहाँ बीमारों को एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनकी तरफ से भोजन दिया जाता है। तो उनके भोजन में चाहे कोई सा भी मौसम हो, कहीं से भी उपलब्ध कराना हो, मगर एक आंवला, हरा आंवला ज़रूर देते, कच्चा आंवला खाने के लिए। तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उपलब्ध भी नहीं, मौसम हो तो तब आप ताज़े आंवले का अचार बना करके उसका सेवन कीजिए, आंवले की गोलियां बना लीजिए, आंवले का चूर्ण बना लीजिए और ताज़े आंवले का अचार खाइए। ताज़ा कच्चा आंवला खाते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आंवले का जूस बना करके पीजिए, तो ये बहुत काम की चीज़ें है, बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है आपके लिए। मैं कहता हूँ ये आंवले का प्रयोग आप शुरू करोगे ना, तो आपकी एसिडिटी वगैरह, अपचन सब कहाँ कोसों दूर चला जाएगा, कोसों दूर रहेगा ही नहीं, पेट की बीमारी कोई रहेगी नहीं, आप स्वस्थ रहोगे। तो ये आंवले का प्रयोग। तो आंवला कैसे? तो कहते हैं आंवले में वो गुणधर्म है कि इसको सुखाएंगे, उनको कूटेंगे, पीसेंगे, पकाएंगे, तो भी उसका 1% भी मतलब गुणधर्म कम नहीं होता, बदलता नहीं है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है। तो ये चाहे सुखाएंगे तो भी उसका, तो आंवले को सुखा करके, कस करके सुखा के रखिए, सुखा करके, और जब चाहिए उसका पाउडर बना करके काम में ले लीजिए। और मैं आपको एसिडिटी का, अपने पेट को स्वस्थ रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, बहुत बढ़िया। तो कहते हैं आंवले को कस करके सुखा दीजिए जब आंवले का सीज़न है, और उसको बाद में यदि आप 50 ग्राम आंवले का कसा हुआ, जब तक सीज़न है तब तक तो ताज़ा आंवला खाइए, और जैसे ही सीज़न ऑफ हो जाए तो 50 ग्राम वो सूखा आंवला ले लीजिए, और 50 ग्राम मिश्री ले लीजिए। कौन सी मिश्री? चौकोन वाली नहीं, जो डोर वाली सफ़ेद धागे वाली मिश्री होती है, वो मिश्री ले लीजिए। उसको दोनों को सम मात्रा में लेकर के पीस दो, और पीस करके एक डिब्बी में भर के रख दो। और प्रातः काल बच्चों से लेकर के बड़ों तक, बूढ़ों तक, सुबह उठने के बाद में आप ऊषपान करते हो, पानी पीते हो, तो 2 चम्मच, 1 चम्मच जितना भी हो, तो उसमें आप इसमें तो ज़्यादा लो तो कोई नुकसान तो होना ही नहीं। तो 2 चम्मच जो है अपनी चाय की चम्मच होती है, उसको फाँक करके, खा करके पानी पी लीजिए। देखिए आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा। कोशिश कीजिए। ये सारे हमारे प्रकृति ने दिए, उपहार दिए है प्रकृति ने। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि प्रकृति के साथ रहोगे, प्रकृति प्रदत्त जो फलों सब्जियाँ हैं उसका हम उपयोग करेंगे, सूरज के साथ साथ में हमारी दिनचर्या रखेंगे, तो हमको कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये बातें मुझे बतानी थी। दूसरी बात, अब अपन अपने इसमें चलते हैं, उसमें आज जल्दी से मैं बाकी इसको शुरू के व्यायाम को जो है, इसमें भी जैसे सूक्ष्म योग क्रियाओं में भी एक एक पार्ट है, एक एक हिस्सा है। जैसे यहाँ कमर तक के व्यायाम का एक हिस्सा है, उसके बाद में हड्डियाँ नहीं आती, उसके बाद में पेट आता है। तो अपन ने कल जो चक्की पीसने का एक्सरसाइज किया था, तो वो एक्सरसाइज में रीढ़ की हड्डी को भी मतलब शामिल है, उसको भी एक्सरसाइज मिलता है साथ साथ। तो रीढ़ की हड्डी और गर्दन तक अपना काम हो गया है, मतलब रीढ़ की हड्डी खास तौर हो गया, गर्दन का तो और भी बताऊंगा। अब मैं आपको एकदम शॉर्ट में, मुझे लंबा नहीं जाना है, अब इसको आपको अच्छी तरह से जान लिए, जोड़ गिन लीजिए, 1 2 3 और 4, ये 4 जोड़ है मुख्य रूप से हमारे। तो देखिए शॉर्ट में बिल्कुल ये करता हूँ, 1 यहाँ पे, ये 2, ये पहले हिस्से, और फिर ये 2 दूसरा एक्सरसाइज, ये उसी का एडी का तीसरा एक्सरसाइज, पहले एक पैर से और फिर दोनों पैर से। ये समझ में आया? और इसके बाद में घुटनों का, घुटनों के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपका
वज़न जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, तो उस हिसाब से कोशिश कीजिए। भूखे मत रहिए, मगर ऐसे चीज़ों को ढूंढ लीजिए कि जो आपका वेट नहीं बढ़े, पेट बढ़ाए, उसमें मतलब स्निग्धता की मात्रा कम हो, तले गले पदार्थ कम हो, तो उनको चुन लीजिए और उसको पेट भर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर घुटनों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे दो लोग हैं और उन दोनों लोगों के लिए 1000-1500 मीटर ऊपर पहाड़ी पे कोई अपने गांव के पास में, शहर के पास में कोई पहाड़ी है छोटी, तो उसके ऊपर चढ़ना है। तो हमने क्या कर दिया, एक को तो फ्री रख दिया और एक के हमारे घुटनों पे, मैं बराबर बता रहा हूँ कि हमारे घुटनों पे सारे बॉडी का वजन है। और अपन कहते हैं ना कमर झुक जाती है, तो कमर झुकना मतलब 2 नंबर पे ये 3 चीज़ें हैं। देखो, मुख्य रूप से घुटना है, एड़िया है और कमर के है। तो कमर झुकना मतलब क्या है कि हमको ऊपर का वजन जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, कमर झुक जाती है, मतलब हम परेशान हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से बॉडी पे मतलब पूरे उसका बॉडी का वजन आता है। तो 2 लोगों को हमने कहा कि आपको पहाड़ी के टॉप पे जाना है, मतलब चोटी पे जाना है, और एक को फ्री रखा और एक के माथे पे हमने 10 किलो बोझा दे दिया। आप बताइए कौन थक जाएगा, कौन पहले पहुंचेगा? दोनों की बॉडी की कैपेसिटी एक सी है, वेट एक सा है, तो कौन पहुंचेगा? तो कहते हैं जो जिसके पास में वजन नहीं है वो सबसे पहले टॉप पे पहुंच जाएगा, वो शिखर पे पहुंच जाएगा। उसी तरह से स्वस्थ कौन रहेगा? एक के पास में 5-10 किलो ज़्यादा वजन है अपने बॉडी से, हाइट के हिसाब से, और एक का है बॉडी के हाइट के हिसाब से ही वजन है, ज़्यादा नहीं, मतलब वो फ्री है, उसके पास में कोई वजन नहीं, और उसको अपने स्वास्थ्य के शिखर पे पहुंचना है, स्वस्थ रहना है, तो कौन रहेगा बताइए? जिसके पास में आधा किलो भी वजन अपने बॉडी के हाइट के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, वह स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य के शिखर पे रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिए। तो ठीक है, अपने एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरी भी बर्न हो जाएगी, चर्बी अतिरिक्त जो है वो भी बर्न हो जाएगी, और हम इस पोजीशन पे जाएंगे। दो तरफा काम करना है हमको। एक तो हमारे डाइट को कंट्रोल करना है, जिसमें चिकनी चुपड़ी चीज़ें जो है वो दूर हटानी है, जो हमारा फैट बढ़ाती है ऐसी चीज़ें दूर करनी है, और दूसरा जो है निरंतर एक्सरसाइज रखना है। इन दोनों से हमको फ़ायदा हो जाएगा। निरंतर एक्सरसाइज से हमारी अतिरिक्त कैलोरी बर्न हो जाएगी, अतिरिक्त चर्बी क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और डाइट को हम कंट्रोल रखेंगे तो उससे हमारी चर्बी बढ़ेगी नहीं। तो दोनों तरफ से हमको फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, घुटने के एक्सरसाइज को मैंने बताया था, देखिए ये इस तरह से, ये 5 बार, और फिर बाद में सांस निकालते हुए यहाँ तक जाएंगे, और इसको भी 5 बार। अब मुख्य रूप से जो अपना कल का है वो कमर का है। कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने, और ये खाली कमर का नहीं है, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे से लेकर के ये इसका ये हमारे सोने से जकड़न हो जाती है मांसपेशियों में, उस जकड़न को ले, खास तौर पे सर्दियों में और जो बरसात के दिनों में बदल आने पर हमारे हड्डियों में, नसों में जकड़न हो जाती है, हम सो जाते, ज़्यादा होती है, आम तौर पे सोने पर हो जाती है, उससे ज़्यादा हो जाएगी। गर्मियों में कम होती है, जितना सूरज बाहर रहेगा, धूप रहेगी, उतना हमको इनकी तकलीफ़ कम रहेगी, और जितना सूरज की धूप हमको नहीं मिलेगी और ठंड बढ़ेगी, उतना ही हमारे जोड़ों में पेन बढ़ जाएगा। तो उसको पेन रिलीफ करने के लिए, ये सभी जगह के सभी जोड़ों के पेन रिलीफ करने के लिए चक्की पीसिंग, मूल रूप से हमारे कमर के लिए चक्की पीसना है। क्या करें, ऐसी मुसीबत हमने अपने लिए खुद खड़ी कर दी है कि हमको चक्की पीसना पड़ रहा है। यदि हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते तो चक्की पीसना नहीं पड़ती जेल में, चलो पीसो चक्की। एक ऐसे करेंगे जल्दी। अब कई लोगों के बॉडी है, तोंद है, तो कहेंगे साहब हमारा यहाँ तक नहीं जाता, तो आपका जहाँ तक आसानी से जाता है वहाँ तक करो। ज़बरदस्ती करोगे तो दर्द हो जाएगा, कहीं कहीं मसल पेन हो जाएगा, वो अपन को नहीं चाहिए। जितना आसानी से होता रोज़ करते रहोगे तो रोज़ रोज़ आगे बढ़ते, थोड़ा थोड़ा करके आप करोगे। देखिए, इसमें सांस को ये नहीं करना, नॉर्मल में सांस धीरे धीरे लेनी, धीरे धीरे छोड़नी, ये 5 बार तो कम से कम करना। और जिनको अपना
यहाँ की चर्बी ज़्यादा है कमर के पास में, पेट में, तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके पास में समय है तो उसमें चर्बी बर्न होने में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ये तो इसका कोई लिमिट नहीं, 5 बार 10 बार 20 बार कर सकते हो, मगर आपका समय कितना है उसके मिनिमम 5 बार करना है। बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो तो 3 बार करना है, मगर करना ज़रूर है, करना नहीं ये तो कभी सोचना ही नहीं है। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आपको हड्डियाँ तो यहाँ तक 4 जोड़ हो गए, रीढ़ की हड्डी का भी हो गया अपन जैसे ये करते थे उस वक्त। अब अपन को मतलब रीढ़ की हड्डी के और भी एक्सरसाइज आएंगे, जब आसन आएंगे जो उसमें भी उसका सारे बॉडी के जोड़ों को अपन करेंगे। ये तो अपने आसन के लिए हम सूक्ष्म योग क्रियाओं के माध्यम से तैयार करने जा रहे हैं। अब इसके आगे क्या है बताइए। अब कोई हड्डी नहीं दिखाई देती, अब तो नंबर आ गया पेट का, है कि नहीं। मेरे इस योगा में खाली योगासन नहीं है, इसमें बीच बीच में सब एडजस्ट किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, और कई योगा के अलावा आसनों के अलावा कोई एक्सरसाइज है जो हमको उपयोगी वो भी इसमें ऐड कर रखा है। देखिए चलो अब हम प्राणायाम करेंगे बैठे बैठे पेट के लिए और अपने फेफड़ों के लिए, उनको मजबूत रखने के लिए, अपने श्वासोच्छ्वास के लिए, उसको फ्रेश रखने के लिए, अपने दिमाग के लिए। प्राणायाम किसे कहते हैं? जो हमारे प्राणों को मजबूत बनाए रखता है उसको प्राणायाम कहते हैं। हमारे प्राण मजबूत रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। चलो प्राणायाम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पद्मासन लगाना है, इसको पद्मासन कहते हैं। ये भी आपका टेस्ट है, देखो अपने स्वास्थ्य का टेस्ट है। जो लोग पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, देखो उत्तम मध्यम जघन्य, मतलब जो लोग पद्मासन लगाते हैं तो उनका स्वास्थ्य मतलब बॉडी कंट्रोल में है, ये मान लीजिए। और इससे कड़े टेस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर ठीक ठाक है, ये उत्तम मतलब स्थिति है। जो पद्मासन नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन, ये तो दोनों पैर ऊपर आ गए, ये पद्मासन हो गया। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो क्या करें साहब, हम तो पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे, तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर, ये अर्ध पद्मासन। और कोई के पैर इतना यहाँ पे मतलब पैरों में इतनी चर्बी होते हैं कि दूसरा पैर भी ऊपर नहीं आ पाता है, ऐसी स्थिति है। तो ये तो पद्मासन वाले उत्तम श्रेणी में चले गए। अर्ध पद्मासन लगाते हो मध्यम में आ गए, और फिर जघन्य मतलब सबसे मतलब गुड बेटर बेस्ट ऐसे आते हैं ना। तो जघन्य में कौन आएंगे, सबसे कम मतलब जिनकी है तो सुखासन। ये देखो ये सुखासन, हम आलती पालती मार करके बैठ गए। और जो आलती पालती मार करके भी बैठ नहीं पा रहे हैं, इतना मोटापा है तो भगवान मालिक मगर उनको भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे बैठ पाए जैसे कर सके वैसे कीजिए, मगर अपने बॉडी को कंट्रोल कीजिए। और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए अपने जीभ को कंट्रोल करना पड़ता है। ये 2 इंच की जीभ है ना हमारी, 2 इंच की, बड़ी लालची होती है। मैंने क्या वो तो स्वाद चखती है ना ज़्यादा, मतलब ये चटपटा ये खाते तो उससे हमारी बॉडी बढ़ जाती है। इसके चारों तरफ 32 दांतों का पहरा है कि ये स्वाद के लोभ में पड़ करके ज़्यादा खाएगी तो शरीर को बिगाड़ेगी, और ज़्यादा बोलेगी तो अपने दूसरों से संबंध बिगाड़ देगी। तो इसके लिए इसको कंट्रोल रखोगे तो सारा बॉडी कंट्रोल रहेगा। तो चलिए जिनसे जैसा बन सकता है तो पद्मासन में बैठिए, चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, और वो भी नहीं बैठ जाए तो सुखासन में ऐसे बैठ जाइए। आप पद्मासन में बैठे, और सबसे पहला प्राणायाम आपको बता रहा हूँ मैं, सबसे पहला प्राणायाम। और आपका टेस्ट बताऊँ एक, आपके फेफड़े कितने स्वस्थ है ये बताने के लिए। आपके फेफड़े इतने मजबूत हुए कि हवा के माध्यम से कोई भी जीवाणु वगैरह जाए तो उनको फर्क नहीं पड़े। तो फेफड़े कितने मजबूत है देखिए। अब अपन मूल रूप से यहाँ से प्राणायाम शुरू करेंगे कि रेचक, पूरक, रेचक, कुंभक और पूरक, इसका एक्सरसाइज करेंगे।
और ये कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आप देखो, मैं आपको एक लिटमस टेस्ट बता रहा हूँ, जैसे अपने स्वास्थ्य का अस्थमा के लिए हम कितने तैयार है, हमको अस्थमा नहीं होएगा। तो पहले सांस खींच लीजिए, इसमें उल्टा होएगा, इसमें आसन नहीं करना है, इसमें प्राणायाम चालू हो गया। तो इसमें पहले आसन करने के लिए हम पेट खाली कर रहे थे, ये प्राणायाम चल रहा है, इसमें पेट भर रहे हैं। देखिए, सांस खींच लीजिए, कुंभक कीजिए और फिर सांस निकाल लीजिए। अब इसमें एक बात बताता हूँ, आप सांस ले करके, जैसे मैंने सांस ले ली और उसको रोकते हैं सांस भर करके, तो रोक करके वहाँ स्टेबल, आप यदि उसमें 10 सेकंड स्टेबल रहते हैं तो आपकी 100 मतलब तबीयत ठीक ठाक है, गुड। आप 20 सेकंड सांस को रोक पा रहे हो तो आपको मध्यम है, मतलब आपका फेफड़ा जो है वो मध्यम है, स्वास्थ्य मतलब उसका अस्थमा से मुकाबला करने के लिए। और आप अपनी सांस को ले करके पेट मतलब सब फेफड़ों में भर करके आप यदि 30 सेकंड तक रुक लेते हो तो आप गुड, बेटर, बेस्ट स्थिति में आ गए, उत्तम, जघन्य, मध्यम और उत्तम में। और आप यदि 30 सेकंड से ज़्यादा अपनी सांस रोक पा रहे हो तो आप उसको कहते अति उत्तम, बहुत अच्छे। ये तो आपके लिए खतरे से बाहर निकल गए आप। 30 सेकंड से मतलब 35, 40, 50 सेकंड तक, मतलब जितना आप सांस को रोक पा रहे हो तो आप तो खतरे से बाहर हो गए, आपके पास कोई खतरा नहीं आएगा स्वास्थ्य के संबंध में। तो ये है आपका एक टेस्ट, खुद को टेस्ट करने का, आपके फेफड़े कितने मजबूत है। जो 30 सेकंड से ज़्यादा ऊपर अपने सांस को रोक पा रहे हो तो उनके लिए तो अस्थमा दूर दूर तक नहीं आएगा, और साथ साथ में शुगर के लिए भी फायदा रहेगा। मगर मूल रूप से अस्थमा के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये अपने अस्थमा के लिए, फेफड़े के लिए मजबूत रखने के लिए, और फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे आ जाए और वो हमारे ब्लड में घुल जाए, इसके लिए पहला प्राणायाम जो है, सांस को लेना है, निकालना नहीं है, धीरे धीरे ले लीजिए, बीच में कुंभक कीजिए, स्टेबल कीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए, फिर रेचक करने के बाद भी वहां पे स्टेबल रखना है, फिर लेने के बाद भी स्टेबल रखना है। और ऐसा 5 बार करने के बाद में धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाते जाइए। देखिए, मैं बताता हूं, जैसे ट्रेन चलती है ना, स्पीड बढ़ा दीजिए और जितने फास्ट आप कर सकते हो उतना कीजिए। 5 बार तो बहुत धीरे धीरे कीजिए, रोकना करना, और बाद में स्पीड बढ़ा दीजिए। ये पहला प्राणायाम है आपका, इसको ध्यान लीजिए। इसको मैं कल भी दोहरा दूंगा, आज यहीं तक करना है आपको, ये प्राणायाम करना है। और प्राणायाम किसको कहा कि जो हमारे प्राणों को मजबूत बनाता है उसको प्राणायाम कहते हैं। जितना सूक्ष्म योग क्रियाएँ और आसन हमारे स्वास्थ्य के लिए मजबूत है, आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम भी हमारे स्वस्थ रहने के लिए, प्राणों को मजबूत बनाने के लिए अत्यावश्यक है। इसलिए लोग जुड़े रहेंगे और निरंतर बने रहें। चाहे किसी के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही सुनो, चाहे किसी का भी देख लीजिए, किसी का सुनो, मगर ऐसे जो योगा की जानकारी रखते हैं अच्छी तरह से, उनके ही आप मार्गदर्शन लेना है, अन्य किसी से नहीं। मगर अपने जीवन में निरंतर योगा को बना रखिए, योगा करो,
स्वस्थ रहो, स्वाध्याय करो, मस्त रहो। नमस्कार, कल मिलेंगे।